नमस्कार। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है कैलकुलेशन ऑफ मोड यानी बहुलक की गणना। ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले आप पहला पार्ट है वो देख चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है, यानी जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें मोड का कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित किया जाएगा। यदि श्रेणी का प्रकार समावेशी है यानी इंक्लूसिव है तो उसे अपवर्जी श्रेणी में यानी एक्सक्लूसिव सीरीज में बदला जाएगा। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में यानी समावेशी से अपवर्जी में श्रेणी को किस प्रकार बदला जाता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मध्यका में भी अगर अखंडित श्रेणी समावेशी प्रकार है तो उसे अपवर्जी प्रकार में बदला जाता था, तो इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होगी। इसके बाद निरीक्षण विधि या समूहीकरण विधि से बहुलक के वर्ग का निर्धारण किया जाता है। हम जानते हैं कि अखंडित श्रेणी में जो समंक या जो मूल्य है वो वर्ग के रूप में दिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें बहुलक के वर्ग का निर्धारण करना होगा कि बहुलक है वह, बहुलक का मूल्य है वह किस वर्ग में शामिल है। जो क्रिया हम खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए करते हैं निरीक्षण विधि या समूहीकरण विधि के द्वारा, वही प्रक्रिया हमें अखंडित श्रेणी में बहुलक के वर्ग का निर्धारण करने के लिए करनी होगी। बहुलक के वर्ग का निर्धारण होने के बाद में हम जो बहुलक का सूत्र है उसकी सहायता से बहुलक के मूल्य की गणना करेंगे। बहुलक का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। यदि श्रेणी आरोही क्रम में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो सूत्र इस प्रकार होगा: Z = L1 प्लस डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। डेल्टा 1 है वो कैसे ज्ञात होगा और डेल्टा 2 है वह कैसे ज्ञात होगा, हम आगे देखेंगे। अगर श्रेणी अवरोही क्रम में है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी L1 की जगह L2 आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। शेष जो फॉर्मूला है वह पहले जैसा ही यानी आरोही क्रम में अगर श्रेणी है वैसा ही रहेगा। इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और दिया गया है जो इस प्रकार से है। अगर आरोही क्रम है श्रेणी का तो Z का जो फॉर्मूला वो है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। और अगर अवरोही क्रम है तो Z = L2 माइनस F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब हमें इन फॉर्मूलों में जो एलिमेंट है इसके फॉर्मूले के उनको समझना होगा कि वो किस तरह से ज्ञात किए जाएंगे। सबसे पहले हमें F1, F0 और F2 का निर्धारण करना होगा। F1 है वह बहुलक वर्ग की आवृत्ति होती है, यानी जो बहुलक का वर्ग आया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह F1 कहलाती है। F0 है वह बहुलक वर्ग से पहले वाले यानी पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति होती है और F2 है वह भूयिष्ठक या बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की यानी आगे वाले वर्ग की आवृत्ति होती है। L1 है वह बहुलक वर्ग की निचली सीमा होगी और L2 है वह बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा होती है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैसे ज्ञात होंगे? F1 और F2 का निर्धारण करने के बाद में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ज्ञात किए जाएंगे।
डेल्टा वन ज्ञात होगा F1 माइनस F0 और डेल्टा टू होगा ज्ञात F1 माइनस F2। डेल्टा वन और डेल्टा टू ज्ञात करने में हमें जो गणितीय चिन्ह हैं प्लस माइनस के चिन्ह हैं उनकी उपेक्षा करनी होगी, यानी F1 माइनस F0 और F1 माइनस F2 से जो भी मूल्य प्राप्त होगा वो हमेशा धनात्मक ही होगा। जैसे मान लीजिए F1 है वो 4 है और F0 है वो 6 है, तो यहाँ पर हम -2 नहीं लिखेंगे डेल्टा वन, हम केवल 2 ही लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि डेल्टा वन और डेल्टा टू ज्ञात करते समय जो प्लस माइनस के चिन्ह है उनको इग्नोर करना है, यानी हमेशा डेल्टा वन और डेल्टा टू हमेशा धनात्मक ही होंगे, प्लस में ही आएंगे। और जो आई है यानी क्लास इंटरवल है वो बहुलक वर्ग की दोनों जो सीमाएं हैं, निचली सीमा और ऊपरी सीमा, उन दोनों का अंतर है वो क्लास इंटरवल यानी आई कहलाता है। एकखंडी श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है इसे हम एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। आपके सामने एक इलस्ट्रेशन प्रस्तुत है जो इस प्रकार है। कंप्यूट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा उस प्रकार से है, साइज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, और इनकी आवृत्तियाँ फ्रीक्वेंसीज है वो दी गई है 15, 30, 55, 85, 60, 45 और 25। तो यह एक एकखंडी श्रेणी हमें दी गई है और जो श्रेणी है वो क्रम से है, उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो श्रेणी का प्रकार है वो अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें बहुलक के वर्ग का निर्धारण करना होगा, जिसे हम निरीक्षण विधि या समूहीकरण विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि जो श्रेणी का प्रकार है वह नियमित है, यानी आवृत्ति बंटन है वो नियमित है, तो हमें निरीक्षण विधि के द्वारा भी बहुलक के वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो आवृत्तियाँ हैं वो प्रारंभ से बढ़ते हुए क्रम में हैं, मध्य में जो आवृत्ति है अधिकतम है, फिर आवृत्तियाँ घटते हुए क्रम में हैं। तो यह जो आवृत्ति बंटन है या आवृत्ति वितरण है यह नियमित वितरण है। अतः हम जो 85 जिस वर्ग की आवृत्ति है उसे बहुलक वर्ग मानेंगे। तो जो 40 से 50 है उसकी आवृत्ति 85 है, जो सर्वाधिक आवृत्ति है, अतः सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्ग को हम बहुलक के वर्ग के रूप में निर्धारित करेंगे। इस प्रकार 40 से 50 को बहुलक का वर्ग निर्धारित करने के बाद में हम इसका जो फॉर्मूला है बहुलक का वो यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला इस प्रकार से है, क्योंकि श्रेणी है वो आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो Z = L1 प्लस डेल्टा वन बटे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो F1, F0 और F2 को निर्धारित करना होगा। F1 है वह बहुलक वर्ग की आवृत्ति होती है। तो बहुलक का वर्ग है वो 40 से 50 हमने निर्धारित किया है, तो F1 का मूल्य यहाँ पर होगा 85। F0 है वो बहुलक के वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति होती है, यानी पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग से पूर्व वाला वर्ग है 30 से 40, जिसकी आवृत्ति 55 है, तो F0 है वो 55 होगी। और जो F2 है वह बहुलक वर्ग के बाद वाले यानी आगे वाले वर्ग की आवृत्ति होती है। तो बहुलक वर्ग के आगे वाला जो वर्ग है वह 50 से 60 है, जिसकी आवृत्ति 60 है, अतः F2 का मूल्य है वह 60 होगा। अब हम डेल्टा वन और डेल्टा टू की गणना करेंगे। तो डेल्टा वन आता है F1 माइनस F0, तो F1 है 85 और F0 है 55। तो इस प्रकार से डेल्टा वन आया 30 और F2 का ज्ञात करने का फॉर्मूला है F1 माइनस F2। तो F1 है 85
और F2 है 60। तो 85 में से 60 माइनस करेंगे तो 25 आएंगे। अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। तो जो L1 है, जो L1 होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक का वर्ग 40 से 50 है, तो इसकी निचली सीमा है 40। और क्लास इंटरवल यानी I है वह 10 है, यानी बहुलक वर्ग की दोनों सीमाओं का अंतर जो है वह 10 है। तो इस प्रकार से हम इन सभी मूल्यों को सूत्र में रखेंगे। तो L1 है 40 प्लस डेल्टा 1 30 बटे डेल्टा 1 30 प्लस डेल्टा 2 25 गुणा I है यानी 10। अब हम इसको हल करेंगे तो जो ऊपर 30 है उसे 10 से गुणा किया जाएगा तो 300 हो जाएगा, और नीचे 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएंगे। तो 40 प्लस 300 बट्टे 55, तो 300 में 55 का भाग दिया तो आएगा 5.45, और 40 में प्लस किया 5.45, तो जो बहुलक का मूल्य आया वह है 45.45 आएगा। तो इस प्रकार से अखंडित श्रेणी में हम बहुलक की गणना करेंगे। इसी प्रकार एक और इलस्ट्रेशन आपके सामने है जिसमें किस प्रकार से हम बहुलक का निर्धारण करेंगे। इसमें दिया गया है फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसमें मार्क्स दिए हैं 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 25 और 36 से 40। और जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो 5, 7, 12, 19, 17, 19, 15 और 6 दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अखंडित श्रेणी है यह है क्रम से है, लेकिन इसका जो प्रकार है वह समावेशी है, इंक्लूसिव है। समावेशी कौन सी श्रेणी होती है? समावेशी श्रेणी की जो विशेषता वह यह होती है कि श्रेणी के जो वर्ग हैं उसमें जो प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में सामान्यतः 1 का अंतर होता है। तो देखिए जैसे पहला वर्ग है 0 से 5, तो इसकी ऊपरी सीमा 5 है, और अगला वर्ग है 6 से 10 जिसकी निचली सीमा 6 है, तो दोनों में 1 का अंतर हुआ। फिर इसी प्रकार 6 से 10 वाला वर्ग है और उसके आगे वाला वर्ग है 11 से 15, तो 6 से 10 वाले वर्ग की ऊपरी सीमा 10 है और अगले वर्ग की निचली सीमा 11 है, तो दोनों में 1 का अंतर हुआ। तो इस प्रकार से ये जो समावेशी प्रकार है अखंडित श्रेणी का, इसे अपवर्जी में बदला जाएगा। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे कि जैसा कि हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में 1 का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो उस अंतर को अब उस अंतर का हम आधा करेंगे, यानी उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इस 0.5 को हम एक बार प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा में से घटाएंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रेणी है वो समावेशी से अपवर्जी में बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ग है 0 से 5, तो 0 में से 0.5 घटाया तो वैसे तो -0.5 आते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 ही रखा है क्योंकि जो मार्क्स हैं वो सामान्यतः माइनस में नहीं आते हैं, तो इसलिए इसे 0 ही रखा गया है। और फिर ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ दिया गया तो 5.5 हो गई ऊपरी सीमा। इसके बाद जो अगला वर्ग है 6 से 10, उसमें से हम निचली सीमा में से -0.5 घटाएंगे तो 5.5 आएंगे, और ऊपरी सीमा जो 10 है उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5 आ जाएंगे। इसी प्रकार अगला वर्ग है 11 से 15, तो इसकी निचली सीमा 11 में से 0.5 हम माइनस करेंगे तो 10.5 आएंगे, और ऊपरी सीमा 15 है उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 15.5 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम प्रत्येक वर्ग में जो निचली सीमा है उसमें से 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ते चले जाएंगे। तो श्रेणी इस प्रकार हो जाएगी 0 से 5.5, 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5 और 30.5 से 35.5। तो देखिए जो श्रेणी है वह
अपवर्जी श्रेणी में बदल गई है। समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तन करने के बाद में अब हम समूहीकरण विधि यानी ग्रुपिंग मेथड के द्वारा बहुलक के वर्ग का निर्धारण करेंगे। इसके लिए हमें आवृत्तियों के 6 कॉलम तैयार करने होंगे, जिसमें जो प्रथम खाना यानी पहला कॉलम है वह तो वास्तविक आवृत्तियों का ही होगा। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने वास्तविक जो फ्रीक्वेंसीज है, वास्तविक आवृत्तियां हैं वही रखी हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसमें हम प्रारंभ से दो दो आवृत्तियों का योग करके रखेंगे। तो देखिए जैसे प्रारंभ से 5 और 7 का योग किया जो 12 आया, इसके बाद में 12 और 19 का योग किया जो 31 आया, इसके बाद में 17 और 19 का योग है वो 36 है, और उसके बाद 15 और 6 का जो योग है वह 21 है। इसके बाद जो तीसरा खाना है, थर्ड कॉलम है, उसमें हम प्रारंभ से प्रथम आवृत्ति को छोड़ देंगे और दो दो आवृत्तियों का योग करके यानी प्लस करके उनको रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 जो प्रथम आवृत्ति है उसको छोड़ दिया है, तो अगली जो आवृत्तियाँ हैं दो दो वो लेंगे हम। तो 7 और 12 लिया, तो 7 और 12 का जो योग है वह 19 है। इसके बाद में 19 और 17 का योग है वह 36 है, और 19 और 15 का योग है वह 34 है। लास्ट में जो एक आवृत्ति बची है 6, तो वो क्योंकि एक ही आवृत्ति है यहाँ पर दो दो का योग करना है तो उस 6 को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जो चौथा खाना है, फोर्थ कॉलम है, उसमें हम प्रारंभ से 3-3 आवृत्तियों का योग करके रखेंगे। तो देखिए प्रारंभ से 3-3 आवृत्तियों का योग, 5, 7 और 12 3 आवृत्तियों का योग किया, यह आएगा 24। इसके बाद में 19, 17 और 19 का योग किया, यह आएगा 55, और उसके बाद में 15 और 6 दो ही आवृत्तियां बची है, लेकिन यहाँ पर हमें 3-3 आवृत्तियों का योग करना है, अतः 15 और 6 को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जो पांचवा कॉलम है उसमें हम प्रथम आवृत्ति को छोड़कर 3-3 आवृत्तियों का योग करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 को छोड़ दिया है, उसके बाद में 3-3 आवृत्तियों का योग करेंगे। तो 7, 12 और 19 का योग करेंगे जो आएगा 38, और फिर 17, 19 और 15 का योग करेंगे जो आएगा 51। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है, छठा कॉलम, उसमें हम आरंभ से प्रथम 2 आवृत्तियों को छोड़ देंगे। तो 5 और 7 को छोड़ दिया, और उसके बाद में 3-3 आवृत्तियों का योग करके रखेंगे। तो 5 और 7 को छोड़ने के बाद में अगली 3 आवृत्तियां हैं 12, 19 और 17। तो 12, 19 और 17 का योग किया, यह आएगा 48, और फिर इसके बाद में 19, 15 और 6 का योग किया, यह आएगा 40। तो इस प्रकार से हमने ये सभी 6 कॉलम तैयार किए। अब हम प्रत्येक कॉलम में जो अधिकतम मूल्य है उसे चिन्हित करेंगे। तो देखिए जो पहला खाना है, प्रथम कॉलम है, उसमें जो अधिकतम मूल्य है वो 2 हैं, यानी समान है, 19 और 19, यानी 15.5 से 20.5 जो वर्ग उसकी आवृत्ति भी 19 है, और फिर 25.5 से 30.5 है उसकी आवृत्ति भी 19 है। तो यहाँ पर 2 समान अधिकतम मूल्य हैं, तो दोनों को ही चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसमें अधिक मूल्य है वो है 36। उसके बाद तीसरा कॉलम है उसमें सबसे ज़्यादा योग आया था वो भी 36 ही है। उसके बाद चौथा कॉलम है उसमें अधिकतम मूल्य है वो 55 है, और फिर पांचवा कॉलम है उसमें अधिकतम जो मूल्य है वो 51 है, और छठा कॉलम है उसमें अधिकतम मूल्य है वो 48 है। अब ये जो अधिकतम मूल्य है ये किन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी किन वर्ग से ये संबंधित हैं, तो उसका विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा टेली बार्स के द्वारा। यानी जो प्रत्येक खाने में जो अधिकतम मूल्य हमने चिन्हित किए हैं, ये मूल्य किन किन आवृत्तियों का योग है और वो आवृत्तियाँ किन किन वर्गों से संबंधित है, तो उनको हम टेली बार्स के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। जैसे सबसे पहले हम प्रथम कॉलम को लेते हैं, पहले खाने को लेते हैं।
उसमें दो अधिकतम मूल्य थे 19 और 19, तो हमने दोनों के सामने एक एक टेली बार है वो रख देंगे। यानी जो 15.5 से 20.5 है उस वर्ग के सामने भी, और 25.5 है 30.5 है उस वर्ग के सामने भी एक टेली बार हमको रखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा खाना है उसमें अधिकतम मूल्य था 36, तो 36 किसका योग है? 17 और 19 का। तो 17 और 19 किन वर्ग से संबंधित हैं, किन वर्गों की आवृत्तियां हैं, उनके सामने हम टेली बार रख देंगे। तो हम यहाँ पर 20.5 से 25.5 और 25.5 से 30.5 के सामने एक एक टेली बार से वो रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा कॉलम है उसमें भी 36 ही अधिकतम मूल्य है। ये मूल्य किन दो आवृत्तियों का है? ये जो 19 और 17 उनका योग है। ये 19 और 17 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5 वाले वर्ग की आवृत्तियां हैं, उनका जो योग है वो 36 है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 15.5 से 20.5 के सामने एक टेली बार रखेंगे और 20.5 से 25.5 के सामने भी एक टेली बार है वो रख देंगे। इसके बाद जो अगला जो कॉलम है चौथा कॉलम है, उसमें अधिकतम मूल्य है वो 55 है। 55 किन का योग है? 55 है वह 19, 17 और 19 का योग है। तो यहाँ पर हम जो 19, 17 और 19 किन वर्गों की आवृत्तियाँ हैं, उन वर्गों के सामने हम टेली बार रख देंगे। तो यहाँ पर जो 19 है वह 15.5 से 20.5 की आवृत्ति है, तो उसके सामने एक टेली बार रख दिया। फिर 17 है वो 20.5 से 25.5 की आवृत्ति है, तो उसके सामने एक टेली बार रखेंगे। और 25.5 से 30.5 के सामने भी एक टेली बार रखेंगे, क्योंकि जो अंतिम जो 19 है वो उसकी आवृत्ति है। इसके बाद जो पांचवा खाना है उसमें अधिकतम मूल्य आता है 51। अब 51 है वो किन तीन आवृत्तियों का योग है? 51 है वह 17, 19 और 15 का योग है। तो 17, 19 और 15 जो आवृत्तियां हैं उनके सामने, यानी उनके जो संबंधित वर्ग है उनके सामने हम एक टेली बार रखते जाएंगे। तो 20.5 से 25.5 के सामने टेली बार रखेंगे, 25.5 से 30.5 के सामने एक टेली बार रखेंगे, और 30.5 से 35.5 के सामने भी एक टेली बार हम रख देंगे। और जो लास्ट कॉलम है, छठा कॉलम, उसमें जो अधिकतम मूल्य है वो 48 है। 48 किन आवृत्तियों का योग है? 48 है वह 12, 19 और 17 का योग है। तो हमने 12, 19 और 17 से संबंधित जो वर्ग हैं उन सभी वर्गों के सामने एक एक टेली बार रखेंगे। तो 12 से संबंधित जो वर्ग है वो 10.5 से 15.5 है। फिर 19 से संबंधित वर्ग है वो 15.5 से 20.5 है। और 17 से संबंधित जो वर्ग है वो 20.5 से 25.5 है। तो इन सब के सामने हम एक एक टेली बार है वो रखते चले जाएंगे। इसके बाद हम इन सभी टेली बार्स का योग करेंगे। तो योग करने पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो टेली बार्स का योग है वो 5 आता है। और जो 5 है वह किस वर्ग से संबंधित है? वो 20.5 से 25.5 वाला वर्ग है उससे संबंधित है, जिसकी आवृत्ति है 17। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कम आवृत्ति वाला वर्ग है वह भी बहुलक वर्ग हो सकता है, जबकि इससे अधिक आवृत्तियां 19 है। दो सर्वाधिक आवृत्तियां हैं 19, यानी 15.5 से 20.5 की आवृत्ति भी 19 है, और 25.5 से 30.5 की आवृत्ति भी 19 है। लेकिन जो बहुलक वर्ग आता है वह 17 जिसकी आवृत्ति है वह वर्ग आया है समूहीकरण विधि द्वारा। अतः ये स्पष्ट है कि कम आवृत्ति वाला वर्ग भी या कम आवृत्ति वाला मूल्य भी बहुलक या बहुलक वर्ग हो सकता है, क्योंकि बहुलक के निर्धारण में उसके आसपास के जो मूल्य हैं या वर्ग उनकी आवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। अगर उसके आसपास की आवृत्तियां मजबूत हैं, ज़्यादा केंद्रित हैं, तो उसका प्रभाव बहुलक वर्ग या बहुलक के निर्धारण पर पड़ता है, जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में हमने देखा है, इस प्रश्न में हमने देखा है। अब हम बहुलक वर्ग के निर्धारण करने के बाद में बहुलक के मूल्य का निर्धारण करेंगे, जो बहुलक का फॉर्मूला है उसके द्वारा। तो बहुलक का जो फॉर्मूला है वह इस प्रकार है: Z = L1 + Δ1 अपॉन Δ1 + Δ2 × I।
तो यहाँ पर हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का निर्धारण करना पड़ेगा। डेल्टा 1 ज्ञात करने का फॉर्मूला है F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 ज्ञात करने का फॉर्मूला है F1 माइनस F2। तो यहाँ पर हमें F1, F0 और F2 का निर्धारण करना पड़ेगा। F1 है वह बहुलक वर्ग की आवृत्ति होती है। तो जो बहुलक वर्ग है 20.5 से 25.5, उसकी आवृत्ति 17 है, तो ये F1 होगी। इसके बाद में बहुलक वर्ग से पहले वाले यानी पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति है वह F0 होती है, जो 19 है। और बहुलक वर्ग के आगे वाले यानी अगले वाले वर्ग की आवृत्ति F2 होती है, तो यहाँ पर वो भी 19 ही है। तो इस प्रकार से हमने F1, F0 और F2 का निर्धारण किया। अब डेल्टा 1 हम ज्ञात करेंगे, तो F1 माइनस F0, तो F1 है 17 और F0 है 19, तो यहाँ पर डेल्टा 1 2 आएगा। यहाँ पर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ज्ञात करने में हमें गणितीय चिन्हों की उपेक्षा करनी, यानी हमेशा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 धनात्मक ही होंगे, प्लस में ही आएंगे, कभी ऋणात्मक नहीं होंगे। इसके बाद डेल्टा 2 भी 2 ही आएगा, क्योंकि जो डेल्टा F1 और F2 है उसका जो डिफरेंस है वो भी 2 ही है। इसके बाद इन मूल्यों को हमने सूत्र में रखा, तो L1 है वह 20.5 है, यानी बहुलक वर्ग की निचली सीमा, प्लस डेल्टा 1 है 2 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये 2 प्लस 2 किया, और गुणा आई है क्लास इंटरवल यानी वर्ग विस्तार। वर्ग की दोनों सीमाओं का अंतर 20.5 से 25.5 है, उसका अंतर है 5 है। इस प्रकार से हमने इसे रखा। अब हम इसको हल करेंगे, तो जैसे ये 20.5 प्लस उसमें अब हम 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 2 प्लस 2 यानी 4 आएंगे, तो 4 का भाग देंगे 10 में, तो 2.5 आएंगे, और 20.5 में प्लस करेंगे 2.5, तो ये आएगा 23। तो यहाँ पर जो बहुलक का मूल्य है वो 23 आता है, 23 आता है, यानी तो 23 मार्क्स हैं वो बहुलक का मूल्य है, मोड का वैल्यू है। इस प्रकार आपने देखा कि अखंड श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार की जाती है। बहुलक की गणना के अंतर्गत बहुलक के वर्ग का निर्धारण है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा भी संशय हो तो निरीक्षण विधि के स्थान पर हमेशा समूहन यानी ग्रुपिंग मेथड के द्वारा ही बहुलक के वर्ग का निर्धारण है वह करना चाहिए, ताकि बहुलक का जो वर्ग है उसका निर्धारण एकदम सटीक एवं सही हो। धन्यवाद।